लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था। जो लास्ट पॉइंट हुआ था हम लोगों का, एक बारी मैं स्क्रॉल करके बता दे रहा हूँ आपको। ये वाला पॉइंट था हम लोगों का लास्ट, जो हम लोगों ने फिनिश किया था कि हथिनी कुंड बैराज वो कहाँ पर है। तो हथिनी कुंड बैराज है आपका सहारनपुर में। तो यहाँ पे हम लोग थे लास्ट वीडियो में, यहाँ पे फिनिश कर दिया था मैंने। हथिनी कुंड बैराज कहाँ पे है, तो ये आपको सहारनपुर में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद से कंटिन्यू करते हैं, जो अपना सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड ये आपका लेक्चर होगा सिनॉप्सिस का। अब नेक्स्ट लेक्चर का ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एनसीआर फिफ्थ में किनको रखा गया, जो 100% डिजिटल जोन है उनको एनसीआर फिफ्थ की कैटेगरी में रखा गया है। एनसीआर फिफ्थ में कौन से जोन आते हैं, जो 100% डिजिटलाइज्ड हैं। फिर रैयत वाली व्यवस्था ये आया है 1820 में। रैयत वाली व्यवस्था कब स्टार्ट की गई, तो 1820 में स्टार्ट की गई। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन श्योर ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। रैयत वाली व्यवस्था हो गई स्थायी बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। और इसके बारे में थोड़ा डीप में देख लेते हैं कि रैयत वाली व्यवस्था 1820 में स्टार्ट की गई थी। और किसने स्टार्ट की थी, तो ये टॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। इसमें क्या होता था, भू राजस्व जो है, जो टैक्स था वो गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट लिया जाता था। इसमें टैक्स गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट लिया जाता था और जमींदार का कोई रोल नहीं होता था, जमींदार को हटाया गया था इसमें। तो जितना भी टैक्स होता था वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ले लेती थी। और इसमें जो है रेट फिक्स नहीं थी, कम या फिर ज़्यादा की जा सकती थी। जो टैक्स लेने की रेट थी वो कोई एक फिक्स रेट पे टैक्स नहीं होता था कि 10% के अकॉर्डिंग सबसे ले लेना है, या फिर 5% के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को रिलैक्सेशन बेस पे दे दिया जाता था। ठीक है, तो यानी कि टैक्स रेट जो थी वो फिक्स नहीं थी, कम या ज़्यादा की जा सकती थी। किसमें, रैयत वाली व्यवस्था में, जो कि टॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस की थी। और इसमें डायरेक्ट जो था टैक्स कौन लेता था, गवर्नमेंट लिया करती थी। इसमें जमींदार को हटा दिया गया था, रेट फिक्स नहीं थी। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम लोग सनसेट लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सनसेट लॉ के नाम से जानते हैं। किसे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये इंट्रोड्यूस किया आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता था, भू राजस्व टैक्स था जो वो फिक्स कर दिया गया था, क्योंकि ये लाई गई थी 1793 में। इसमें टैक्स जो था फिक्स हुआ करता था, इसमें टैक्स एक फिक्स रेट पे लिया जाता था। उसके बाद जब आई थी आपकी कौन सी, ऊपर हम लोगों ने कौन सी पढ़ी, ये तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था होगी, स्थायी बंदोबस्त। और ऊपर वाली कौन सी थी, रैयत वाली, जो कि इसके बाद में आई थी 1820 में, है ना। तो उसको इंट्रोड्यूस किया था टॉमस मुनरो ने। उसने टैक्स जो था वो फिक्स नहीं रखा था, टैक्स की रेट अप डाउन हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या था, एक यही कमी थी कि इसका टैक्स जो था वो फिक्स पैटर्न पे था कि लेना है तो 10% या फिर लेना है तो 20% सभी से लेना है, चाहे उनकी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम हुआ हो या फिर ज़्यादा हुआ हो। तो ये जमींदारी किसने शुरू की थी, ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और इसमें क्या होता था, जमींदार जो था जमीन का मालिक हुआ करता था। कौन हुआ करता था, जमींदार जमीन का मालिक हुआ करता था। और नहीं, जो कि टैक्स तो फिक्स ही था, बता दिया। फिर इसके बाद आती है महाल वाली व्यवस्था, जो कि 1822 में चलाई गई, जो कि लॉर्ड मैकेंजी ने चलाई थी। मैं तो लॉर्ड क्या ही इनके नाम के आगे लगाना, मैकेंजी ने चलाई थी, अब बस इतना याद रखिएगा। फिर इसमें क्या होता था, गांव के अनुमानित टैक्स की भूखंडों से सभी टैक्स के योग के रूप में की गई थी। जितना किसी गांव से टैक्स मिलना था उसको एक एक्सपेक्टेड रेट जो थी लगा दी जाती थी सब पे। और उसको तय कौन कर देता था, तो उसको तय करता था कौन, ग्राम प्रधान तय कर देता था। और जो भुगतान करता था वो प्रभारी करता था। यानी जो टैक्स रेट फिक्स कौन टैक्स कौन कलेक्ट करता था, तो वो करता था आपका ग्राम प्रधान। और भुगतान कौन करता था, तो वो करता था प्रभारी। इसमें भी टैक्स क्या था, फिक्स नहीं था। और फिक्स रखना सही भी नहीं है। मान लो किसी के क्रॉप में, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें अच्छी खासी क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है, और किसी की क्रॉप में जो है बाई चांस क्या होता है, कई बार पूरी की पूरी क्रॉप जो है सड़ जाती है, या फिर कोई उसमें दीमक वगैरह लग गया, या कोई उसमें क्या हुई, बीमारी लग गई, कोई रोग लग गया, तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। अब उसमें क्या किया, आपने टैक्स जो लगा रखा, फिक्स रेट पे लगा रखा, तो वो किसान कहाँ से देगा। तो इसने भी क्या किया, टैक्स रेट फिक्स नहीं की थी। और इसको वसूला कौन, उसको लेता कलेक्ट कौन करता था, तो वो करता था ग्राम प्रधान। और भुगतान कौन करता था, ग्राम प्रभारी करता था। फिर इसके बाद एलिजा एम पे लेमेस्टर और
हाइड हाइड चैम्बर, और ये डेक्कन विली जोन्स और डेक्कन विली जोन्स, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये वाला स्किप कर देते हैं, यहाँ से चलते हैं 1900। ये वाले 3 पॉइंट जो हैं, हाइड, लेमेस्टर, एलिजा एम्पे, लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ये 4 आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो थे कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले जो थे वो जज बने थे, एलिजा एम्पे बने थे। तो इनको याद रखना, इन 4 को, बस वो आगे वाले याद नहीं रखने हैं, क्योंकि एलिजा एम्पे, लेमेस्टर, चैम्बर और हाइड, ये 4 लोग जज हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति किसने बनाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी, जिसमें कितने टोटल मेंबर थे? 15 मेंबर थे। और उसका अध्यक्ष कौन था राष्ट्रीय योजना समिति का? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों द्वारा आर्थिक समस्या की जो है वो जांच करना, भारतीयों द्वारा आर्थिक समस्या की जांच करना इसका पर्पस था, इसलिए ये राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1938 में बनाई गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। भारतीयों द्वारा आर्थिक समस्या की, कि भारतीयों को क्या क्या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उनकी जांच करने के लिए बनाई गई थी। वंदे मातरम स्वदेशी मॉम का गीत है। वंदे मातरम क्या है? स्वदेशी, वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी मॉम का गीत है। और इसी दौरान क्या किया था, जो अपने तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव सेलिब्रेट किया था। इन्होंने ही मनाया था। किसने? जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने स्वदेशी वंदे मातरम जो गीत है, इसी के टाइम पे क्या किया था? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया था। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। तो ये कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना ये आपके 1906 में 1906 में की गई थी। बंगाल के नेशनल कॉलेज की स्थापना अरविंदो घोष ने की थी। बंगाल के नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अरविंदो घोष ने की थी। उसके बाद आते हैं डलहौजी स्वायर बम कांड। डलहौजी स्वायर बम कांड कब हुआ था? तो ये 1900 स्वयंपर बम कांड, डलहौजी स्वयंपर बम कांड कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1930 में। इसमें क्या हुआ था? चार्ल्स टेगार्ड को कोलकाता पर बम फेंका गया था। चार्ल्स टेगार्ड कहाँ पे है? तो वो कोलकाता में है। यहीं पे क्या किया गया था? डलहौजी स्वयंपर बम कांड को इसी नाम से जानते हैं, क्योंकि कोलकाता में क्या हुआ था? एक चार्ल्स टेगार्ड नामक प्लेस है जहाँ पे बम फेंक दिया गया था। कब की बात है ये? तो ये आपकी ईयर है 1930। 1930 में डलहौजी स्वयंपर बम कांड हुआ था। ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में चार्ल्स टेगार्ड नामक एक प्लेस पड़ता है, वहां पर ये कांड हुआ था। फिर उसके बाद बात होती है किसकी? अलीपुर बम कांड। ये हुआ था आपका 1908 में। अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ था। तो ये कहाँ पे है? चटगांव शस्त्रागार। तो ये आपका हुआ था चटगांव में। चटगांव कहाँ पड़ता है? तो ये अलीपुर में ही पड़ता है चटगांव, जहाँ पे 1908 में क्या हुआ था? बम कांड हुआ था। एक अच्छा, इसका क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए आ जाता है। कौन सा? जैसे दे दिए डलहौजी स्वयंपर बम कांड, तो कभी कभी पूछ लेता है डलहौजी स्वयंपर बम कांड 1930 में हुआ था। ये कहाँ की घटना है? तो चार्ल्स टेगार्ड की घटना कोलकाता में हुई थी। लेकिन कभी कभी जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे देता है, कौन सा? जैसे ये दे दिया लॉर्ड स्वयंपर बम कांड, और साथ में दे दिया अलीपुर बम कांड, और इसके साथ में ही कौन सा? चटगांव शस्त्रागार, जो कि सूर्यसेन ने 1930 में लूटा था। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना थोड़ा इंट्रिकेटेड चीजें हो जाती हैं। जैसे ये अगस्त 1930 में हुआ था। कौन सा वाला है ये? तो ये आपका है डलहौजी स्वयंपर बम कांड। ये हुआ था अगस्त में, और इससे पहले अप्रैल में शस्त्रागार वाला हो चुका था। चटगांव शस्त्रागार वाला जो है वो इससे पहले हो चुका था अप्रैल में, जिसे सूर्यसेन जो है मास्टर दा के नाम से, जिनको भी हम जानते हैं सूर्यसेन को, तो इन्होंने होल्ड किया था। किसने होल्ड किया था? सूर्यसेन जी ने होल्ड किया था, जिन्हें हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। अप्रैल 1930 की ये घटना है। और अलीपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए दे सकता है अकॉर्डिंग टू ARO एग्जाम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हेवलॉक ब्रिज कहाँ पर बना हुआ? तो हेवलॉक ब्रिज जो है वो गोदावरी रिवर पे बना हुआ है। इसे जो ब्रिज का सेकेंड नाम है,
ये जो है हैवलॉक ब्रिज गोदावरी ब्रिज का ही नाम है। हैवलॉक ब्रिज जो है वो गोदावरी ब्रिज का ही दूसरा नाम है। हैवलॉक ब्रिज के नाम से जानते हैं गोदावरी ब्रिज को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इस पर आर्थर एलिवेक और हैवलॉक नाम लिखा है। इस पर क्या लिखा है? आर्थर एलिवेक और हैवलॉक नाम लिखा हुआ है, इसलिए इसको गोदावरी जो आपका ब्रिज है इसको हैवलॉक ब्रिज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस पर आर्थर एलिवेक और हैवलॉक का नाम लिखा हुआ है। फिर वाटर डे की थीम क्या है? ये तो करंट का क्वेश्चन है, अगर आप इसको क्या करें, रिमूव कर दें यहाँ से, क्योंकि ये भी ऐसे थीम याद करना सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर याद करेंगे वो ज़्यादा सही है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन मिक्स एडिमा हाशिमाटो रोग नामक आयोडीन की कमी से होते हैं। तो आयोडीन की कमी से, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही हुआ, थायरॉक्सिन हो जाता है, लेकिन मिक्स एडिमा एक डिजीज होती है और एक होती है हाशिमोटो, जिसमें क्या होता है, हाशिमोटो में आपकी जो है सिकल सेल की सेल हो जाती है, सिकल सेल की सेल हो जाती है, मतलब हाशिए के आकार की जो सेल अपनी होती हैं वो हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाशिमोटो रोग, मिक्स एडिमा डिजीज भी बोलते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से हो जाती है। बच्चों में इसकी कमी से क्रिटिनिज्म डिजीज हो जाती है। अगर बच्चों में आयोडीन की कमी है तो उसमें क्रिटिनिज्म की डिजीज होती है, और अगर एडल्ट में होती है तो उसको थायरॉक्सिन मिक्स एडिमा या फिर हाशिमोटो के नाम से जानते हैं। और ये सब किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। बच्चों में पूछा जाएगा तो क्रिटिनिज्म रोग आपको ऑप्शन टिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं कि इब्राहिम रोजा बीजापुर के थे। इब्राहिम रोजा कहाँ के थे? तो इब्राहिम रोजा आपके कहाँ के थे? ये बीजापुर के हैं। चीनी महल, जल मंदिर, संत मंजिल, ये सब कहाँ है? तो ये बीदर में है, ये आपके बीदर में है। अब आपको दिख रहा हुआ इब्राहिम रोजा, ये कहाँ के आपके थे इब्राहिम रोजा? तो ये आपके थे बीजापुर के। और बीजापुर में ही क्या है? चीनी महल। इन्होंने बीजापुर में ही क्या कराया? चीनी महल, जल मंदिर और संत मंजिल का निर्माण भी करवाया बीजापुर में। किसने? इब्राहिम रोजा की अगर बात आती है, कभी कभी इसको इब्राहिम दौजा भी नाम लिख दिया जाता है, तो ये बीजापुर के थे जिन्होंने जल मंदिर, चीनी मंदिर और संत मंजिल का निर्माण करवाया था। ऐसे बीदर में क्या हुआ? तो बीदर में आपका है, बीदर में आपके ये चीजें आती हैं, 16 खंबा, जमगवा, और ये 16 खंबा रिपीट हो गया तो कट कर दे रहा। जामी मस्जिद और महमूद गवाह ने बनवाई। ये किसने बनवाई थी? महमूद गवाह ने बनवाई थी, महमूद गवाह ने, ठीक है। इसको मैं इरेज करके ठीक से टिक करता हूँ। ये महमूद गवाह ने, बीदर में महमूद गवाह ने बनवाई। कौन कौन सी? 16 खंबा, जमगवा और जामी मस्जिद। जमगवा और जामी मस्जिद 16 खंबा ये बनवाई गई थी। बीदर में किसने बनवाई थी? महमूद गवाह ने। वहीं इब्राहिम दौजा ने कौन कौन से बनवाया? चीनी महल, जल मंदिर और संत मंजिल। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, अहमदनगर में क्या क्या चीजें हैं? तो अहमदनगर में आपके फराबख्श ने बनवाई ये चीजें। अहमदनगर ने कौन कौन सी, फराबख्श ने कौन कौन सी? हस्तबिहित बाबा बंगाली का मकबरा, शलाबत एवं चंगेज खां का मकबरा जैसे रईसों के मकबरे हैं। यहाँ पर किसके किसके मकबरे हैं? तो आपको देखने को मिलेंगे फराबख्श, हस्तबिहित बाबा बंगाली का मकबरा, शलाबत एवं चंगेज खां का मकबरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कहाँ आपको मिलेगा? अहमदनगर में। ये कहाँ मिलेगा? अहमदनगर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर में स्केप 13 टनल बनाई गई है। स्केप 13 टनल कहाँ पे बनाई गई है? तो स्केप 13 टनल आपकी बनाई गई है जम्मू कश्मीर में, जो कि उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला परियोजना के तहत बनाई गई है। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को इससे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी टनल बनाई गई है? 13 एस्केप टनल बनाई गई है। एस्केप 13 टनल बनाई गई है, जो कि बारामूला, श्रीनगर और उधमपुर को कनेक्ट करेगी। गुलबर्गा, गुलबर्गा ये कहाँ पड़ता है? गुलबर्गा का संबंध है हफ्त गुंबद से। गुलबर्गा का किला, शाह बाजार एवं मस्जिद। गुलबर्गा हफ्त गुंबद, गुलबर्गा हफ्त गुंबद, गुलबर्गा का संबंध किससे? हफ्त गुंबद से है। गुलबर्गा का किला, शाह बाजार एवं शाही मस्जिद। फिर हैदराबाद, हैदराबाद में किसका मकबरा है? तो पैगाह का मकबरा है। हैदराबाद में किसका मकबरा है? पैगाह का मकबरा है। डेना बेलरूट ये कहाँ के संबंधित है? डेना बेलरूट आपकी पेरू की है। डेना बेलरूट कहाँ की रहने वाली है? डेना बेलरूट आपके जो है पेरू की हैं। ये कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। डेना बेलरूट पेरू की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। अब आती है बात G7 प्लस यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है? तेल सीमा लगाई है।
तेल सीमा किसने लगाई है? यूरोपियन यूनियन और G7 ने। फिर बात होती है अब्दुल समरकंदी, इनकी इनका संबंध किससे? हेरात से है। अब्दुल समरकंदी का संबंध किससे है? तो हेरात से है। अब्दुल समरकंदी किससे रिलेटेड है? हेरात से रिलेटेड है। फिर यहीं पे बात करते हैं अलबरूनी, उज्बेकिस्तान। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब्दुल समरकंदी हैं वो किस कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे हेरात के। वहीं अलबरूनी कहाँ का था? अफगानिस्तान के ख्वारिज्म पर इसका अधिकार था। किसका? अलबरूनी का अफगानिस्तान के ख्वारिज्म पर अधिकार था। मथुरा के हैं देवी सिंह और कतम सिंह मथुरा के हैं। वहीं अब्दुल रजाक का मैं एक बारी और बताता हूँ। अब्दुल रजाक समरकंदी हेरात, अब्दुल रजाक समरकंदी कहाँ से हैं? हेरात। फिर अलबरूनी की बात होती है उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से हैं। और फैजाबाद के अहमदुल्ला, ये तो सबको पता ही होगा। फर्रुखाबाद का आप याद कर लीजिए कौन? तुजफल हसन। फर्रुखाबाद के कौन है? तो तुजफल हसन। अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था कि फर्रुखाबाद के कौन है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा तुजफल हसन। ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो K5, इसको तो आप इग्नोर कर दीजिए, अभी बाद में देखते हैं। तो इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि यूपी में शहरी निकाय अगर नंबर्स में पूछे जाते हैं, एज डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाएगा कि यूपी में शहरी टोटल निकाय कितने हैं, तो बताने पड़ेंगे। डेटा बेस ही आता है कभी कभी, तो पूछेगा 915 बताने पड़ेंगे। 915 वो आंसर को आपको पिक करना है। फिर इसके बाद आ रहा है ग्राम सभाएं टोटल कितनी है, तो ग्राम सभाएं 59,163। कितनी है ग्राम सभाएं? 59,163। तो यहाँ से कितना आंसर पिक करना पड़ेगा? ये बी वाला 59,163 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं नगर पालिका बोर्ड। नगर पालिका बोर्ड इससे रिसेंटली जो मैंने अभी पीछे वीडियो अपलोड किया है फर्स्ट वाला, उसमें 226 पहले भी बता चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद है न्याय पंचायतें। टोटल न्याय पंचायतें कितनी हैं? 81-35 हैं। टोटल न्याय पंचायतें कितनी हैं? 81-35 हैं। एज इट इज डेटा की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बनने का चांस 70% है। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो ये 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे किसानों को 3,000 रुपए दिए जाते हैं। छोटे किसानों को कितने रुपए दिए जाते हैं? पहले तो उनकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी? 60 साल तो एज कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर छोटे किसानों को ये 3,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, सीमांत और छोटे किसानों को। किस योजना के तहत? पीएम किसान मानधन योजना के तहत। अब ये क्या है? यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा पहल शुरू की गई है। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 40 साल तक के जो लोग होंगे उनको पहले इनके कुछ नॉर्म्स सेट किए गए हैं। क्या? कुछ नॉर्म्स सेट किए गए हैं, जैसे एज कितना, एज क्राइटेरिया रखा गया है कि 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसके पास क्या होना चाहिए? 2 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए। और जमा करने के लिए 55 से 200 रुपए जो है वो जमा किए जा सकते हैं इसके थ्रू। तो 55 से 200 रुपए तक जमा किए जाएंगे। और फिर जब मेच्योरिटी हो जाएगी, यानी जब कैंडिडेट कितना ईयर का हो जाएगा, 60 ईयर का, तो उसको पीएम किसान मानधन योजना, जो कि इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का भी मैंने बताया है, इसके तहत 3,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये इनिशिएटिव किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। अब बात होती है कि गंगा कल्याण योजना ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1997 से 98 में। गंगा कल्याण योजना शुरू की गई थी 1997 से 98 में। और इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था? तो 200 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था। फिर बात आती है गंगा ग्राम योजना। ये शुरू की गई थी आपकी 2016 में। और कहाँ से शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन यूपी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गंगा ग्राम योजना 2016 में किस यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई? तो ये यूपी के हापुड़ से शुरू की गई थी। ठीक है, गंगा ग्राम योजना 2016 में। इसी तरह से गंगा कल्याण योजना की बात करेंगे तो ये यूपी में 1997 से शुरू की गई थी। इसके लिए 200 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था। फिर बाद में बात होती है हमारी क्या? कापार्ट कब शुरू की गई थी? 1986 में कापार्ट योजना शुरू की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। किसके? कापार्ट के। कापार्ट को जो है 1986 में स्थापित किया गया था। किसके? इसका अध्यक्ष कौन होता था?
तो केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होते थे। ड्वाकरा इसको भी ड्वाकरा परियोजना शुरू की गई थी 1982 में। ये कब शुरू की गई थी? 1982 में ड्वाकरा परियोजना शुरू की गई थी। आप एज इट इज को याद रखिएगा। यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक्चुअली इस पे स्टाइलस जो पेन है वो ठीक से चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ड्वाकरा परियोजना आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे 82 लिख दूँ, उससे आप हिंट लगा लीजिएगा कि नहीं लिख पा रहा है। चलो मैं इग्नोर करता हूँ उसका। अच्छा, ये शुरू कितने जिलों में की गई थी? तो 50 जिलों में इसको शुरुआत की गई थी। बाद में इसको नाम चेंज करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कर दिया गया। पहले इसको कब शुरू किया गया था? 50 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। बाद में इसको नाम क्या दे दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम दे दिया गया। फिर इसके बाद आती है एक स्कीम, यूपी मातृभूमि स्कीम। ये 2021 में स्टार्ट की गई थी। यूपी मातृभूमि स्कीम, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या था? यूपी मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या था? बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जिसमें रेशियो कितना रखा गया था? सेंट्रल और स्टेट के जो शेयरिंग रखी गई थी सेंट्रल और स्टेट की, तो वो रखी गई थी 60:40 की शेयरिंग करी गई थी। ठीक है, जिसमें बजट जो दिया जाना था 60% उसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। ये उसकी बुनियादी ढांचे के लिए बनाई गई थी। कौन सी? मातृभूमि योजना 2021 में। इससे पहले हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही यूपी शहरी निकाय, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 915 हैं। ग्राम सभाएं कितनी हैं? 59,163 है। नगर पालिका बोर्ड कितने बनाए गए हैं? तो 226 बनाए गए हैं। ऐसे नगर पंचायतें कितनी हैं? तो वो आपकी 8135 हैं। 8135 हैं क्या? नगर पंचायतें। फिर पीएम किसान मानधन योजना हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है, 60 वर्ष की एज कंप्लीट होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। किसको? जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनको दी जाएगी। और ये किसका इनिशिएटिव था? तो ये इनिशिएटिव है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का। लेकिन इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। कौन लोग इसके पात्र होंगे? तो 18 से 40 साल के जो एडल्ट होते हैं वो लोग इसके पात्र होंगे और इन्हें 55 से 200 रुपए तक जो है पेमेंट करना होगा। फिर 60 साल के जब एज इनकी कंप्लीट होगी तो इनको 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। किसको? छोटे और सीमांत किसानों को। फिर 1997-98 में हमारी कौन सी योजना शुरू की गई थी? गंगा कल्याण योजना, जिसके लिए बजट कितना एलोकेट किया गया था? 200 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था। नेक्स्ट है कि गंगा, मैं स्क्रॉल कर देता हूं इसको। नेक्स्ट है गंगा ग्राम योजना। ये 2016 में आपकी शुरू की गई थी। और कहां से शुरू की गई थी? तो ये हापुड़ से शुरू की गई थी। और 1600 गांव इसमें जब स्टार्टिंग में शुरू की गई थी तो 1600 गांव में ये शुरू की गई थी हापुड़ जिले में। कापाड की स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री कापाड का अध्यक्ष होता है। स्थापना कब की गई? 1986 में। ड्वाकरा ऑलरेडी मैंने बता रखा है, 1982 में स्थापना की गई थी और 50 जिलों में इसको शुरू किया गया था। तो और फिर बाद में इसका नाम रख दिया गया SJGSY, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका नाम रख दिया गया था SJGSY। बाद में इसका नाम SJGSY रख दिया गया, कापाड का ही। ठीक है, मातृभूमि योजना आपकी शुरू की गई 2021 में। मातृभूमि योजना 2021 में शुरू की गई। किस पर्पज से शुरू की गई? तो बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए। और इसमें जो सेंट्रल और स्टेट का जो शेयरिंग होती है वो कितनी होती है? 60:40 की शेयरिंग होती है। कितने की शेयरिंग होती है? 60:40 की, यानी 60% जो है वो कौन बजट बैन करेगा? वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट। फिर इसके बाद यहाँ इस वाले पॉइंट पे आते हैं। तेरा संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम 100 दिनों का कार्यक्रम है। और ये किसने शुरू किया? तो जनजातीय मंत्रालय की ये एक पहल है। कौन सी? संकल्प से सिद्धि पहल किसने शुरू की है? 100 दिनों की पहल है। 100 दिनों का कार्य इसमें दिया जाता है। जनजातीय मंत्रालय की ये एक पहल है। फिर इसके बाद आते हैं जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया में 1000 से ज्यादा लिंगानुपात, मतलब जो सेक्स रेशियो है इन यूपी के इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है। कौन कौन से? एक जौनपुर हो गया, आजमगढ़ और देवरिया। इसमें जो आपका सेक्स रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब 1000 से भी ज्यादा सेक्स रेशियो है। फिर उसके बाद बात होती है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का सेक्स रेशियो मिनिमम है
गौतम बुद्ध नगर का सेक्स रेशियो जो है वो मिनिमम है कितना है, तो 851। कभी कभी डेटा बेस्ड अगर पूछेगा तो आप उसको 851 भी पिक कर सकते हो। यानी मैक्सिमम की बात करें तो जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया में, और अगर मिनिमम की बात करता है तो आपका गौतम बुद्ध नगर में। बमरौली एयरपोर्ट ये आपका कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। बटेश्वर मेला जो है वो कितने चरणों में आयोजित किया जाता है, तो वो 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता है तो बटेश्वर मेला जो है वो 3 चरणों में लगता है, बटेश्वर मेला। अब देखिए जो अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मातृभूमि योजना, जिसका उद्देश्य क्या था कि बुनियादी ढांचों का निर्माण करना। इसमें जो है 60% कौन खर्च करेगा, मैंने सॉरी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बता दिया आपको कि सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 60% इसका जो है भार सहन करेगी, नहीं। जो इसमें व्यवसायी होगा, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, 60% तो वो इसका पेमेंट करेगा, 60% पेमेंट वो करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट उसकी हेल्प के लिए 40% करेगी। तो यही मातृभूमि योजना का पर्पज है, ताकि बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर को का निर्माण किया जा सके। फिर उसके बाद बटेश्वर मेला, जो कि मैंने बता दिया 3 चरणों में लगता है। अगर बहुत इंट्रिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो पहली बात तो ये पूछता है कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो वह आपका आगरा में हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन देता है तो पूछेगा बटेश्वर मेला आप आगरा में लगता है, इसके 4 चरण होते हैं। फिर स्टेटमेंट ए दे देगा, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। इस तरीके से और भी ऑप्शन फ्रेम किए जा सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कानपुर औद्योगिक और आर्थिक राजधानी जो है, कानपुर जो है वो औद्योगिक भी राजधानी है और आर्थिक भी राजधानी है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका कहाँ पड़ता है, तो आईआईटी बीएचयू में। आईआईटी बीएचयू में क्या है, भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान। कानपुर में क्या है, औद्योगिक और आर्थिक राजधानी है कानपुर। यूपी का लिंगानुपात की बात हो रही है तो 912 है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज से कितना कम है। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर तो क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। तो कह रहा है कि यूपी का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 912, जो कि हमारा राष्ट्रीय नेशनल जो एवरेज सेक्स रेशियो है, वो नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो हमारा कितना 943, और यहाँ यूपी का 912 है, तो वो कितना कम है, 31 कम है। किससे, एवरेज सेक्स रेशियो से। जनसंख्या घनत्व जो है 829 है, जिसमें कितने की वृद्धि हुई, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है 139 की। कितने की वृद्धि हुई, जनसंख्या घनत्व में 139 की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट मुरादाबाद। किसने मुरादाबाद को जो प्रोटेक्ट किया था, किसने किया था, अब्दुल अली खान ने किया था मुरादाबाद को। वहीं बिजनौर की बात करते हैं तो वो आपके मोहम्मद खान थे। बिजनौर के कौन, मोहम्मद खान थे। मथुरा में देवी कदम सिंह और देवी सिंह। फर्रुखाबाद में तुजफल हसन, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देख भी चुके हैं, लास्ट सीट पे मैंने अभी आपको बताया भी था। फिर हैदरपुर की बात हो रही है तो हैदरपुर कहाँ है, बिजनौर में। हैदरपुर कहाँ पड़ता है, बिजनौर में। फिर उसके बाद आता है चित्रकूट झरना को जो बना है वो कहाँ पे बना है, इंद्रावती नदी पर बना है, और इसका शेप कैसा है, तो घोड़े के आकार का शेप है, जिसे हम लोग नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। किसे, चित्रकूट झरने को, जो कि कहाँ बना है, इंद्रावती नदी पर बना है, और ये कैसा, घोड़े के आकार का है, जिसे हम लोग नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब इसके बाद बात होती है योजनाओं की। योजना कौन सी, उज्ज्वला योजना की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कहाँ चलाई गई है, बलिया से स्टार्ट की गई। उज्ज्वला योजना 2016 में कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो ये बलिया से स्टार्ट की गई थी। और किसान सम्मान जो योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, ये आपके गोरखपुर से स्टार्ट की गई थी। ऐसे मिशन शक्ति योजना कब स्टार्ट की गई, 2020 में। कहाँ से, तो ये हो जाएगा बलरामपुर से स्टार्ट की गई थी। मिशन शक्ति कहाँ से स्टार्ट की गई थी, बलरामपुर से 2020 में स्टार्ट की गई थी। ऐसे किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो ये आपकी गोरखपुर में स्टार्ट की गई थी। उज्ज्वला योजना बलिया में स्टार्ट की गई थी। फिर बात करते हैं पंचायत प्रोत्साहन योजना, तो ये आपकी चलाई गई है 2018-2019 में चलाई गई है। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं, पंचायत प्रोत्साहन योजना की बात हो रही है, तो ये 2018-19 में चलाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं बागवानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे पड़ता है, बेंगलोर में पड़ता है। भारतीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये आपका हैदराबाद में है। भारतीय गेहूं एवं जौ जो है रिसर्च सेंटर, वो पड़ता है आपका हरियाणा में। भारतीय चावल, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बागवानी रिसर्च सेंटर बेंगलोर में। भारतीय चावल रिसर्च सेंटर, तो ये आपका कहाँ पड़ेगा,
हैदराबाद में भारतीय गेहूं और जौ रिसर्च सेंटर हरियाणा में है। खादी ग्रामोद्योग मधुमक्खी बक्से किसने विकसित किए हैं? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में मधुमक्खी बक्से किसके द्वारा वितरित किए गए हैं? तो खादी ग्रामोद्योग ने मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं, जिन्हें शहद मिशन 2017 के तहत केवीआईसी द्वारा शुरू किया गया था और इसे स्वीट मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे कब शुरू किया गया था? खादी ग्रामोद्योग ने मधुमक्खी बक्से तो बांट दिए, लेकिन ये कब शुरू किया गया था? तो 2017 में शुरू किया गया था। इसे शहद मिशन के नाम से जानते हैं, यानी शहद मिशन के तहत खादी ग्रामोद्योग ने मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। किस उद्देश्य से? तो मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। शहद मिशन जो है 2017 में चला था, केवीआईसी द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हम लोग स्वीट मिशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाल ही में पहला हाथी अस्पताल कहाँ शुरू किया गया? तो ये पहला हाथी अस्पताल आपको मथुरा में शुरू किया गया। पहला हाथी अस्पताल कहाँ शुरू किया गया? मथुरा में शुरू किया गया है। चितौरा झील को हम लोग अष्टवर्गा झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूपी के बहराइच जिले में है। कहाँ? यूपी के बहराइच जिले में, और इसको प्राकृतिक झील के नाम से जाना जाता है, चितौरा या अष्टवर्गा झील को। नेक्स्ट है बरुआ सागर झील, ये आपकी बुंदेलखंड में पड़ती है। बरुआ सागर कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में। कन्या सुमंगला योजना जो है वो कब शुरू की गई? तो 2019 में शुरू की गई। इसके कितने चरण हैं? तो इसके 6 चरण हैं। और कहाँ से शुरू की गई? तो ये आपकी लखनऊ से स्टार्ट की गई थी। कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि है 2024-25 में 25,000 कर दी गई है। पहले कितनी थी ये? 15,000। 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 25,000। तो ये कन्या सुमंगला योजना के बारे में था। एज इट इज आप इसको लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली इससे देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट शीट पे।